नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, कल 10 दिसंबर 2025 को आप लोगों का MEC 203 इग्नो के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला क्वांटिटेटिव मेथड का एग्जाम होने वाला है। अगर ये वीडियो उससे पहले आप लोगों के सामने आ गई है तो ये बहुत ही जरूरी वीडियो है आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर पास होने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना, ईयरफोन लगा के बैठ जाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जून 2024। ठीक है, तो इससे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रैमर रूल। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा मैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं तो फटाफट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमको क्रैमर रूल के अंदर क्या करना होता है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, ये तीन वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद डेल्टा x1 डिवाइड बाय डेल्टा, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको भी इससे डिवाइड करना है और इसको भी इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डेल्टा x1 को डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा x2 डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा x3 डिवाइड बाय डेल्टा, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, इनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x1, x2 और x3। यही क्रैमर रूल है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। क्रैमर रूल से हमको x1, x2, x3 फाइंड आउट करने हैं और ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो ये जून 2024 का पहला क्वेश्चन है। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, x1, x2 और x3 को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब x1, x2, x3 को फाइंड आउट करने के लिए हमको जो स्टेप फॉलो करने हैं, एक तो हमको डेल्टा निकालना है, फिर निकालना है डेल्टा x1, फिर डेल्टा x2 और फिर डेल्टा x3। तो सबसे पहले चलते हैं डेल्टा पे। डेल्टा निकालने के लिए हमको सारे कांस्टेंट मैट्रिक्स के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो x1 के क्या है, -1 और 1, बीच वाला है 0, -1 0 1। इसके अंदर है 4 2 और माइनस का 3, 4 2 माइनस का 3, फिर है 3 2 और 5, 3 2 5। ओके, तो ये है डेल्टा। इसको कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, पहले मैट्रिक्स लिख लो सारी। डेल्टा x1 की मैट्रिक्स लिखते हैं। अब जो इक्वल में है 2 1 0, ठीक है, तो x1 की हम निकाल रहे हैं, तो x1 वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, उसकी जगह पे 2 1 0 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 0। ठीक है, ऐसे जब हम अगली मैट्रिक्स में जाएंगे तो वहां पे x2 वाली जगह पर 2 1 0 हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम x3 वाली मैट्रिक्स पे जाएंगे वहां पे लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 1 0 हो जाएगा x3 वाली जगह पे। ओके, बाकी सारी जगह पे जो जो कांस्टेंट है उनको एज इट इज लिख दो। तो अब x2 के अंदर क्या है, 4 2 और -3, 4 2 -3, 3 2 5। ठीक है, अब x2 वाले में क्या लिखना है, x1 वाली वैल्यू और x3 वाली वैल्यू। ये है -1 0 और 1। x3 में क्या है, 3 2 और 5, 3 2 5। ओके, अब हम x3 वाला डेल्टा x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, -1 0 और 1। सेकंड क्या है, 4 2 और -3, 4 2 -3। ठीक है, तो हमने क्या है, ये चार मैट्रिक्स बना लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं अब डेल्टा की। मैं इसको रब कर देता हूं, डेल्टा की कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। ओके, तो -1 का जब हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो -1 वाली जो कॉलम और रो है उसको हम हाइड कर देंगे, बचे हुए को हम लिख लेंगे, -1 आ जाएगा बाहर। तो -1 बाहर और अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 2 -3 और 5। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लेना है, ये चीज ध्यान रखना, बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे कई लोग यहाँ पे प्लस का लगा देते हैं, जो जिसकी वजह से कैलकुलेशन सारी रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो प्लस ही लिखते, लेकिन बीच में प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में माइनस। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आना है।
आगे अब 4 वाली रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को अंदर लिख लो। 0, 2, 1 और 5। ठीक है, उसके बाद अपना क्या आ गया, थर्ड वाला 3। इस वाली रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को अंदर लिख लो, बाहर आएगा प्लस का 3। जीरो, 2, 1 और माइनस का 3। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है हमको, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ पहले मल्टीप्लाई करनी है। 5 दूनी 10, रफ में कर लेना बेशक, माइनस में फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, माइनस का 6, तो ये आ गया अपने पास 10 प्लस में 6, 16। ओके, तो यहाँ पे लिखना है 16, इसको सोल्व करके 16 आ गया। ऐसे ही अब आगे चलो, माइनस का 4, इसको सोल्व करोगे तो ये 0 और 2 1 जा 2, माइनस का 2। ठीक है, प्लस 3, अब इसको दोबारा सोल्व करो, ये 0 हो गया, 0 माइनस में 2। ओके, इसको सोल्व करो, माइनस 16, माइनस 8, माइनस 4, माइनस 2 हो गया, प्लस का 8, प्लस 3, माइनस 2 हो गया, माइनस का 6। सोल्व करो, माइनस 16 माइनस 6 हो गया 22, प्लस में 8 हो गया 30, साइन आएगा माइनस का, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे क्या आया, माइनस का 30। ओके, अब चलते हैं हम डेल्टा x1 की कैलकुलेशन पर। ओके, तो अपनी डेल्टा की वैल्यू आ गई है -30। अब हम चलते हैं डेल्टा x1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 वाले कॉलम को देखेंगे, ये 2 वाला है, इसकी रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को लिख लो ब्रैकेट में, 2 को नीचे, तो 2 और ये सारे आ जाएंगे बचे हुए 2 2, -3 और 5 नीचे, फिर बीच में साइन कौन सा लेना है, माइनस का 4, ये वाला 4 आ गया नीचे। अब इस वाले रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, तो 1 2 0 और 5, उसके बाद क्या है, 3 को लेंगे हम, प्लस का 3, और फिर रो और कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को ब्रैकेट में लिख दो, 1 2 0 और -3। ठीक है, इसको सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से सोल्व करो, 2 और रफ में करो लेफ्ट साइड से, 2 5 जा 10, माइनस का साइन, फिर दोबारा 3 2 जा 6, माइनस का 6, 10 प्लस में 6, ये हो गया अपने पास 16, तो यहाँ लिख दो 16, फिर माइनस का 4, फिर इसको सोल्व करो, 5 1 जा 5, माइनस में 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, प्लस का 3, दोबारा 1 मल्टीप्लाई -3 आ गया, माइनस का 3, और -0 करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, माइनस का 3। इसको सोल्व करो, 32 -20 -9। ओके, इसको सोल्व करोगे तो अपना आएगा ये 3। ठीक है, 32 माइनस में 29 आ गया अपने पास 3, तो डेल्टा x1 की वैल्यू आई है अपने पास 3। इसको अब रब कर देता हूं, डेल्टा x1 निकाल लिया हमने, डेल्टा x2 पे चलते हैं। ओके, तो हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली -30, डेल्टा x1 निकाल लिया 3। अब चलते हैं डेल्टा x2 को। याद रखना, क्रैमर रूल कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आप लोग मिक्सअप मत कर देना चीजों को। क्रैमर रूल के अंदर हमको डेल्टा x1 x2 वगैरह लेना है, फिर लीनियर डिपेंडेंसी अलग से है क्वेश्चन, और कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन अलग से है, इगन वैल्यू का अलग से है, तो इन सबको मिक्सअप मत करना आपस में। लैग्रेंज मल्टीप्लायर का अलग से क्वेश्चन है। ओके, तो अब करते हैं डेल्टा x2 की अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले -1 वाले को हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, और इसके रो कॉलम को हाइड करके बचे हुए को हम लिख लेंगे अंदर। फिर दोबारा बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। रो कॉलम को हाइड करो, बचे हुए को लिख लो ब्रैकेट में, फिर प्लस का 3, और दोबारा से रो कॉलम हाइड करो, 0 1 1 0। ठीक है, इसको सोल्व करो अब दोबारा, -1, 5 1 जा 5, माइनस का 0, तो ये कितना आया 5, -2, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस का 2, प्लस 3, 0 0, माइनस का 1। ओके, इसको सोल्व करो,
-5 +4 -3। ओके, -5 4 -3 -8 और 4 करेंगे तो ये आएगा -4। तो इसका x2 कितना आया, -4। ठीक है, डेल्टा हमने निकाल लिया -30, डेल्टा x1 3 और डेल्टा x2 -4। अब चलते हैं डेल्टा x3 पर, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले -1 को हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ओके, इसके रो कॉलम को हाइड करके 2 1 -3 और 0। ठीक है, फिर बीच में साइन आएगा -4, रो कॉलम को हाइड करो, बचा हुआ लिख लो अंदर 0 1 1 0, फिर +2, दोबारा से रो कॉलम को हाइड करो 0 2 1 -3। अब इनकी कैलकुलेशन करो, -1 2 0 0 -3, ये हो गया 0 प्लस में 3। ठीक है, तो आएगा इसका 3 यहाँ पे, -4 0 -1, तो यहाँ क्या आया -1 प्लस में 2, 0 से -3 मल्टीप्लाई 0, फिर -2। ओके, तो ये आया अपने पास -3, -4 -1 हो गया +4, +2 -2 हो गया -4। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 -4, आंसर आया अपने पास -3। ओके, तो डेल्टा x3 की वैल्यू आ गई अपने पास -3। अब हमको क्या करना है, x1 x2 और x3 फाइंड आउट करना है। तो x1 x2 x3 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, डेल्टा x1 अपॉन में डेल्टा x2 अपॉन में डेल्टा x3 अपॉन में डेल्टा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा x1 कितना आया अपने पास 3 और डेल्टा कितना आया अपने पास -30। ओके, ऐसे ही डेल्टा x2 कितना है अपने पास -4 अपॉन में 30, डेल्टा x3 कितना है अपने पास -3 अपॉन में 30। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/10 माइनस का, इसको करोगे तो -2/15, इसको करोगे तो -1/10। ओके, यही अपना सॉल्यूशन है क्रैमर रूल के हिसाब से। लास्ट में अलग से लिख देना x1 इज इक्वल टू -1/10, x2 इज इक्वल टू में -2/15, x3 इज इक्वल टू में -1/10। ओके, आई होप आप लोगों को क्रैमर रूल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको जितनी जल्दी हो उसके रफली समझा देता हूं, आप लोग इसको गूगल करके कर लेना। डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, जिसके रो और कॉलम इक्वल हो। सेकंड लिख लेना, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है अपने ट्रांसपोज से और वो इक्वल होती है आइडेंटिकल मैट्रिक के। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए ऑर्थोगोनल है और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज है, इनको याद कर लेना, रफली मैंने बता दिया, इन पॉइंट्स को आप लिख लेना। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स है जो अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो पहले थी। मान लिया फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1 0 से, तो जो आंसर आए वो भी आए 1 0 1 0। ठीक है, ये किया नहीं है मैंने, रफली आपको समझाने के लिए। इसका मतलब खुद की मैट्रिक्स जो है इट सेल्फ स्क्वायर हो जाए तो भी क्या बनेगा, स्क्वायर का सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, वो खुद की मैट्रिक्स। इसी को ही बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो जून 24 का जो पेपर है उसके अंदर हमने कौन सा अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट करने थे, 2 अटेम्प्ट करने थे। 2 में से हमने पहला कौन सा किया है, क्रैमर रूल वाला। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन आप लिख ही देना इसके। दूसरा हम अटेम्प्ट करेंगे इसका सैंपल वाला, सैंपल डिजाइन का। अगर ये क्वेश्चन पेपर हमको अपने
एग्जाम सेंटर में मिलता तो हम कौन सा करते, फर्स्ट करते और थर्ड करते। थर्ड के अंदर मैंने आपको समझा रखा है अपनी पिछली वीडियो में, जो 1.5 घंटे की वीडियो है सैंपल का, सैंपलिंग डिजाइन, एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे और सैंपलिंग मेथड, ठीक है, बायस, ये तीनों पार्ट इकट्ठे ही आते हैं तो इनको आप कर लेना। एक सैंपल डिजाइन का मैं बता देता हूँ, PSSSS, ये मैंने आपको बता रखा है, पॉपुलेशन, सैंपल फ्रेम, सैंपल मेथड, सैंपल साइज और लास्ट क्या है, सैंपल, ठीक है। PSSS सैंपल का क्वेश्चन आते ही ये तो डायग्राम आपका बना ही होना चाहिए आपके आंसर शीट पे, फिर अलग अलग से इन पॉइंट को आप डिस्क्राइब कर लेना। पॉपुलेशन क्या है, एंटायर, जिसको हमको टेस्ट करना है, एंटायर पॉपुलेशन, उसके अंदर से हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे कि भी हमको कैसा सैंपल चाहिए, ठीक है, वो फ्रेम करेंगे। उसके बाद मतलब फ्रेम का मतलब लिस्ट कर लेंगे हम अलग अलग सैंपल की, कि भी 18 से 30 साल वाले इतने हैं, 35 से 40 वाले इतने हैं, इतने बंदों में से हमको 10 बंदे निकालने हैं, 35 से 40 वाले में से 5 निकालने हैं, फिर उनके ऊपर टेस्ट करने। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि भी बंदे ही हो, ठीक है, जनसंख्या ही हो। पॉपुलेशन का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई मटेरियल भी हो सकता है जिसका हमको टेस्ट करना है। सारे का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है तो उसका हम छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं, उसका टेस्ट कर लेते हैं, और उसका टेस्ट करने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर हम सारे का करते तो यही रिजल्ट आना था, ठीक है। तो सैंपलिंग इसलिए बेनिफिट है कि हमको क्या है, कम टाइम लगता है, ठीक है, और अगर इसको अच्छे से किया जाए तो ये एक्यूरेट के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप अपने गूगल कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा। अंडरस्टैंड सैंपलिंग डिजाइन, एडवांटेज, ठीक है, सैंपलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है इसके, वो दोनों देख लेना। बायस ऑफ सैंपल सर्वे, मतलब किसी के कन्वेंस करने के बाद आपका डिसीजन अगर चेंज हो जाता है, चेंज मतलब बायस हो जाता है, ठीक है, तो वो उसके पॉइंट्स हैं अलग अलग। जैसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था, पूछना कुछ और चाहता है, जिसकी वजह से उसका मतलब बदल गया और आंसर अलग तरीके से आया, जिसकी वजह से सैंपलिंग टेस्ट क्या है, वो बायस हो गया, ठीक है। तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो देख लेना आप। अब जैसे कि ये है 5 नंबर का, तो आपके पास एटलीस्ट 7 टाइप होने चाहिए बायस के, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी के 4 और नॉन प्रोबेबिलिटी के 4, 8 हो गए अलग अलग मेथड। 8 ही नंबर का ये है, तो अपने अलग अलग मेथड को प्रिपेयर करके जाना। एडवांटेज और अंडरस्टैंड, सैंपलिंग डिजाइन के लिए आप ये ग्राफ बना दोगे। उसके बाद जो मैंने बताया, एक्यूरेसी, लेस टाइम, ठीक है, व्हेनेवर सेंसस इज नॉट पॉसिबल, वहां पर सैंपलिंग होती है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन का सर्वे नहीं किया जा सकता, वहां पे सैंपल का यूज करके हम सर्वे कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एडवांटेज है। तो 7 नंबर का ये है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हमने थर्ड अटेम्प्ट कर लिया, सेक्शन 1 अपना क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर आए तो मान लो अगर ये फोर्थ वाला करना है तो इनको एक दूसरे के इक्वल रखो, dt इज इक्वल टू में st, वैल्यू पुट कर दो 86 माइनस 0.8 pt माइनस का 10 प्लस 0.8 pt माइनस 1। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी कम टाइम है, आपको अपनी पढ़ाई भी आगे करनी है, तो इस वीडियो को देखते ही अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देना। 86 यहाँ पे प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 8 उस साइड जाके 0.8 हो जाएगा pt, और प्लस का 0.8 pt माइनस 1 है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेंगे सोल्व, तो 96 और 0.8 को ले लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा pt प्लस में pt माइनस में 1, ठीक है। 96 डिवाइड बाई 0.8 करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 120 इज इक्वल टू में pt प्लस में pt माइनस में 1, ओके। तो इसी हिसाब से करना, pt कॉमन निकाल लेना, 60 आ जाएगा अपने पास, 2 को करोगे तो 60 ही अपना क्या है, टाइम पाथ निकल जाएगा,
ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना था तो ऐसे ही इन्वेस्टिगेट होना है। ओके, ये रफली सा आइडिया दे दिया मैंने। वैसे हम सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन बी पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, इसके अंदर हमको क्या करना है, फाइंड द नॉर्म्स ऑफ वेक्टर, इसका और इसका अलग अलग। ठीक है, नॉर्म्स ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 5 -2 और 3 है। जैसे इसका नॉर्म्स ऑफ वेक्टर निकालने, तो इनको सबको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर डाल दो। ठीक है, 25 + 4 + 9 सोल्व करो, 38। इसका आंसर आ गया 38 रूट में। ओके, रूट लगाना, सबका स्क्वायर प्लस कर देना। ठीक है, सोल्व होएगा, ये अपना हो गया। 2 नंबर का है, 2 नंबर अपने को मिल गए इसमें। ठीक है, अगला है -2 और 2, -2 और 2, इसको फिर से करो, रूट के अंदर लेके आओ, -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 + 4 8। इसका आंसर आया रूट का 8। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया 2 नंबर का। अब चलते हैं इसके सेकंड पे। 2 3 5, 2 3 4 और 4 5 5। ठीक है, फाइंड द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर वाले जो वेक्टर हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीके से बताऊं तो इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 से, प्लस 3 को 5 से, प्लस 4 को 5 से। 8 + 15 प्लस में 20। ठीक है, ये हो गया 28 + 15, आंसर आ गया अपने पास 43। 43 अपना आंसर है इसका। -2 -3 4 और क्या है 4 5 माइनस का 6। ठीक है, अब इनको क्या करो, दोबारा से इनर प्रोडक्ट कर दो। -2 को मल्टीप्लाई 4 से, प्लस में -3 को मल्टीप्लाई 5 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई -6 से। तो -2 4 प्लस -3 5 प्लस 4 माइनस का 6। ओके, इसको सोल्व करो, -8 -15 -24 सोल्व करो, -8 -15 -24 हो गया -47। ओके, ये अपने आंसर हो गए 2 नंबर के। तो हमने अब क्या किया, इसका ये पार्ट भी कर लिया, ये पार्ट भी कवर हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, डिफाइन लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जिनमें कुछ भी ऐड करके नया वेक्टर नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, जो किसी और वेक्टर पे डिपेंड नहीं है, मतलब उसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो वो चेंज नहीं होने वाला, तो उसको बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, तो इस लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर का हम क्या करेंगे, डेफिनेशन का एक लाइन की डेफिनेशन बता देता हूं, उसको याद कर लेना, रट लेना। A set of vector is called linear independent vector when no vector can be made by adding or multiplying with other vector। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इस लाइन को लिख लेना और 2-3 लाइन बना लेना अपने हिसाब से। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों का बर्डन कम करना चाहता हूं। जो लोग बोल रहे थे कि हम पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसके अंदर हमको कितने सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 5th वाला। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग x3 + 8 x2 - 4। चलते हैं बोर्ड पर। तो 7th क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है जून 2024 के अंदर। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आए, हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है x की इसके अंदर। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो -2 का क्यूब प्लस में 8, x2 की जगह पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर माइनस का 4। इसको सोल्व करोगे -8 + 8
-4 +4 -4, ये आ गया अपने पास 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 0 0 क्या होता है, 0 अपॉन 0, या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, ये सब क्या होते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे बिकॉज ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म we will differentiate the above equation। ठीक है, we will differentiate above। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक हमारे पास कोई एक्चुअल नंबर ना आ जाते। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जब तक आते रहेगी तब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा 3x, और ऊपर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2। ठीक है, अपॉन में ये 8 के साथ x नहीं है तो ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन में। दोबारा से 2 आगे 2x और 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब इसके अंदर दोबारा x की वैल्यू पुटअप करो, माइनस का 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस का 4 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 माइनस का 3, तो इसका आंसर निकल गया हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, सिंपल है, डिफरेंशिएशन करनी है अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी तो। अगला क्वेश्चन खुद से करना, सबसे पहले उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, फिर डिफरेंशिएशन करना, जब तक रियल नंबर ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन मैं कह रहा था कि भी आप लोग कर लेना, लेकिन इसके अंदर रूट दिया हुआ है तो इसको मैं ही सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड पे दोबारा चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमको x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करके देखो क्या आता है। यहाँ पे 4 + 5 माइनस का 3 अपॉन में 4 माइनस 4, सोल्व करोगे तो ये आएगा 9 माइनस 3 और नीचे आया 0, और ऊपर कितना है 3 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 0 और 0 अपॉन में 0। इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, तो मैंने क्या बोला था, इसको डिफरेंशिएशन करनी है, लेकिन यहाँ पे रूट होने की वजह से अब हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, x प्लस में 5 माइनस का -3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई दोबारा से रूट x प्लस 5 प्लस में 3, यहाँ पे क्या है दोबारा से डिवाइड बाय x प्लस 5 प्लस का 3। ठीक है, ओके, सेम वैल्यू को ये कर देंगे, अगर निगलेक्ट करते हैं तो यही रह जाती है, तो इसको हम एक रूल के अकॉर्डिंग, रूल का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस की जगह पे हमने यहाँ क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, x प्लस 5 और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मैं रब करके थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस में 5, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 माइनस का 9 अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में 4 और रूट x प्लस में 5 प्लस का 3। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, +5 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 4 सॉरी। ठीक है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट, ये रह गया अपने पास 1 अपॉन में x प्लस में 5 प्लस में 3। इसके अंदर अब x की वैल्यू पुटअप कर दो, 4 है अपने पास x की वैल्यू, तो 1 4 + 5 9 हो जाएगा, और रूट को हटाना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस में 3 1/6 इसका आंसर आ गया अपने पास। तो इसका आंसर कितना है, 1/6। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट को डायरेक्ट लगा के देखा, 0/0 आया था, उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज करके इसको x प्लस 5 रूट प्लस में 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सॉल्यूशन करके 1/6 अपना आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं 7वें का बी पॉइंट जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है।
इसके अंदर जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसको एज इट इज आपको रट्टा मारो चाहे कुछ करो, आंसर शीट में लिख के ही आना है, एज इट इज लिखाना बेशक। लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू जैसे लिमिट है अपने पास एक्स ए, तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू में क्या हो गया फंक्शन ए। ओके, लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन वैल्यू। थर्ड, नो जंप ब्रेक और गैप इन द ग्राफ, कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है ग्राफ के अंदर, तभी इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तीन प्रॉपर्टीज अब तक करवाई है, लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट, लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ए, नो जंप, नो ब्रेक, नो गैप इन द ग्राफ। फोर्थ, एल एच एस इज इक्वल टू में आर एच एस, वहां पर लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ओके, in this function left hand side is equal to the right hand side, some difference product of continuous function is also continuous। ठीक है, तो इनको क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट है सम वाला, सम ऑफ द continuous function is always continuous। फिर छठा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ऑल द continuous function is always continuous, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ continuous function is always continuous। तो इस हिसाब से अपने क्या बन गए, 8 पॉइंट बन गए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के। ओके, तो सेक्शन बी के हमने क्या किया, दो क्वेश्चन कर लिए, फिफ्थ और सेवंथ वाला। टाइम कम होने की वजह से मैं रफली समझा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लो। पैरामीटर टाइप 1, टाइप 2 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड, इनके डिफरेंस हम लिखेंगे। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, इसको आप मान लो पूरी एंटायर पॉपुलेशन मान लो और इसको सैंपल मान लो, और उसी के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर देना आपस में। 3-4 पॉइंट इसके लिख लेना और 3-4 पॉइंट इसके लिख लेना। स्टैटिस्टिक क्या है, एंटायर पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करके उस सैंपल पर टेस्ट करना, स्टैटिस्टिक है, उसके रिजल्ट को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। पैरामीटर बोलते हैं एंटायर पॉपुलेशन के रिजल्ट को। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसका मैंने आपको बताया था क्या करो, प्लस को और माइनस को, इन दोनों को रफ के अंदर क्या करना, क्रॉस कर देना, जिससे आपको याद रहेगा कि ट्रू वैल्यू को ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, और जो फॉल्स वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो इसका क्या मतलब है, जो पेशेंट अगर आया उसको ये बता रहा है कि हेल्दी है, और कोई हेल्दी बंदा आया उसको बता रहा है कि पेशेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइप 1 टाइप 2 एरर को आपको याद कर लेना है। 3-4 पॉइंट इसके आप लिखाना। तो अब हम करते हैं अपना 10वें का पार्ट ए, जैकोबियन जेएफ। ठीक है, जैकोबियन जेएफ एट द पॉइंट 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है हमको। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, e2xy और 2x2 + 3y2। इन दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख लो, f1xy e2xy, और दूसरे को लिख दो f2 फंक्शन सेकंड xy 2x2 प्लस में 3y2। ओके, फंक्शन 1 के अंदर हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन 1 के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही फंक्शन 2 के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन 1 का करते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, अब डिफरेंशिएशन करना है हमको f1 का x के रिस्पेक्ट में। जब भी डिफरेंशिएशन हम करें ऐसे जैकोब के अंदर, हमको क्या करना है, जो पावर में 2xy है उसको एज इट इज लिख लेना। ठीक है, x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी बचा उसको आगे ले आना, 2y। ऐसे ही दोबारा e, इसको सेम लिख लो 2xy,
और अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आगे क्या आ जाएगा 2 का x। ठीक है, ये हो गया हमारा x और y के रिस्पेक्ट में फंक्शन 1। अब करते हैं हम फंक्शन 2 की बात। फंक्शन 2 के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे हम फंक्शन 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम फंक्शन 2 का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, फंक्शन 1 का एक्स वाई के साथ डिफरेंशिएशन किया और ऐसे ही अब फंक्शन 2 का हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाली पावर आगे आ जाएगी तो 4 और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 रह गया, तो यहाँ पे कितना आया 4x। इसमें y x इंक्लूड नहीं है तो इसको हम इग्नोर मार देंगे। ऐसे ही अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले को इग्नोर मार दो, 3 2 जा 6 और ये 2 माइनस 1 y। ठीक है, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, y की पावर 1 है तो ये आ गया। ओके, अब आगे हमारे पास ये वैल्यू, अब इसको हम सीधा क्या करेंगे JF मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे इसी इक्वेशन को। फंक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। फंक्शन 1 के सारे ऊपर आएंगे x और y वाले, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ f2, डिफरेंशिएशन ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू y। समझे, फंक्शन 1 के एक्स वाई ऊपर, फंक्शन 2 के एक्स वाई के डिफरेंशिएशन नीचे। वैल्यू पुट कर दो, 2y e2xy। ओके, यहां पे क्या है 2x e2xy अपॉन में क्या है f, फंक्शन 1 का हमने y लिख दिया, फंक्शन 1 का हमने x लिख दिया, अब फंक्शन 2 का हमको x लिखना है तो विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया था 4x और यहाँ आया था 6y। ओके, अब JF के अंदर हमको दो पॉइंट दिए हुए 2 और 1, जिसके अंदर x इज इक्वल टू में 2 हो गया और y इज इक्वल टू में 1 हो गया, तो जहां जहां पे x लगा हुआ है वहां पे अपने को 2 डालना है और जहां पे y लगा हुआ है वहां पे अपने को 1 डालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इस मैट्रिक्स को मैं इस साइड लिख लेता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना। अब 2 1 के पॉइंट डालने हैं मेरे को, जहां जहां पे x लिखा और y लिखा उस हिसाब से इसको पुट अप कर दो। ठीक है, JF के पॉइंट है 2 और 1। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, वही अपना आंसर है। 2 एकम 2 e 2 दूनी 4, ठीक है, e की 4, ऐसे ही 4 e की 4, यहाँ पे 8 और ये 6, ये अपना क्या हो गया आंसर निकल गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। एक्सप्लेन मीन वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगा ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाए एग्जाम में लिखने के लिए। मीन वैल्यू वो होती है जैसे मान लो 10 20 30, ये स्पीड है अपनी। ठीक है, पहले हम 10 किलोमीटर पर आवर पे गए, फिर सुई आगे बढ़ी 20 किलोमीटर पर आवर पे गए, फिर सुई आगे बढ़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम कार चला रहे हैं। अगर हम इसकी एवरेज निकाल लें तो एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ नंबर और अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर कितने 1 2 3, तो 3 नीचे आ गया और इनका टोटल ऊपर आ गया, तो ये हो गया 60 अपॉन में 3 20 अपनी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, 20 क्या है अपनी एवरेज वैल्यू है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि जब हम स्पीड पे चल रहे हैं 10 20 30 35 40, तब जो एवरेज हमारी निकलती है वो एवरेज किसी एक पॉइंट पे एक्चुअल भी होगी, एक्चुअल स्पीड भी होगी। जैसा कि हम 10 से 30 पे जाते हुए एक बार 20 को भी टच करेंगे, जो कि हमारी एवरेज भी है और हमारी एक्चुअल स्पीड भी है। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक पॉइंट पे सेम हो जाती है। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इसका एक डायग्राम बना लेना और इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं। ओके, इट गारंटीज दैट फॉर नाइस कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स देयर इज अ पॉइंट। दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट है
जहां पे टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल हो जाती है एवरेज स्लोप के, ठीक है। इंस्टेंट स्लोप इज इक्वल टू या पैरेलल टू एवरेज स्लोप, ठीक है। इसका एक डायग्राम और बना लेना साथ में। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ए और बी पॉइंट के बीच में ये एक सी पॉइंट है, ठीक है। ऐसे कुछ डायग्राम बना लेना अपना, y x x डैश, ठीक है। ये डायग्राम बन जाएगा, एक डेफिनेशन हो जाएगी, एक दो अपने आप लिख लेना। 4 नंबर का है ये, ठीक है, जिसमें 2 नंबर का तो आप डायग्राम बनाया होंगे। ओके, इंस्टेंट स्लोप और एवरेज स्लोप याद रखने, ये पैरेलल में होंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे पेपर पे, दिसंबर 2024 का। लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी है, इसकी सेकंड पार्ट में कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और इसके थर्ड पार्ट में ईगन वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। ईगन वैल्यू पिछले 2 पेपरों में सेम आ रही है, 2112, अपना जून 25 में भी सेम एज इट इज दी हुई है, और कंसिस्टेंसी भी दोनों पेपर में सेम आई है, ऐसे की ऐसी उसमें है, ठीक है। और इनकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं चैनल में, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कर लेना, फिर भी रफली बता देता हूं। इसके अंदर अब हम तीनों को डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आने के बाद हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे रो एक्सचेंज मेथड का यूज करने के बाद, ठीक है। जितने जीरो हो जाए उतने जीरो बहुत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे इसके अंदर। अगर वो जीरो आती है तो वो क्या है, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंसी। इसके अंदर हमको डेल्टा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, ठीक है। ए एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स कौन सी है, 5, -11, 8 और 12। ओके, इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, फिर इसको सोल्व कर लेना। इन दोनों को इकट्ठे लेके रो एक्सचेंज मेथड का यूज करके लोअर ट्रायंगल जितने हैं उनको जीरो करना है अपने को। जीरो करने के बाद जो भी रैंक डिटरमाइन करेंगे, ए रैंक की में के अंदर रैंक कैसे डिटरमाइन करेंगे, कितनी रोज के अंदर नॉन जीरो है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है, और ऐसी ए बी के अंदर कितनी रोज के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है। मान लिया ये सारा जीरो है, ठीक है, तो ये अपना ए की रैंक कितनी होगी, 3 होगी। अगर ये सारा जीरो है बी मैट्रिक्स तक, ठीक है, तो ए बी की मैट्रिक्स कितनी होगी, 4 रैंक की होगी। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ए 3 रैंक पे है और ए बी 4 है, मतलब लास्ट में कहने का मतलब लास्ट में क्या करना है हमको, रैंक डिटरमाइन करना है। उसी से पता चलेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ए और बी का रैंक सेम हुआ तो ये इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। अगर नहीं हुआ तो ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। वीडियो डाली हुई है, देख लेना अपना, कल मैं वीडियो डाल चुका हूं इसके लिए। एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, मान लिया हमने कोई चीज प्रेडिक्ट की है, कोई आइडिया प्रेडिक्ट किया है, अब वो आइडिया क्या है, जेन्युइन है या नहीं है, उसको टेस्ट करने की जो टेक्निक है, जो मेथड है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, बिल्कुल कोई हमने एक आइडिया प्रेडिक्ट किया, उस आइडिया को जब हम टेस्ट करेंगे कि वो आइडिया कामयाब होगा या नहीं होगा, उसी टेस्टिंग को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है वो करते हुए हम उस आइडिया का एक अल्टरनेट आइडिया भी रखते हैं साथ में, तो उसको बोलते हैं HA, ठीक है। एक हो गया हाइपोथेसिस और एक हो गया HA, ठीक है। तो इसकी जो पर्पस है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले अपनी रिसर्च को स्टेट करना है, ठीक है। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, कल एग्जाम है, तो सिंपल पॉइंट याद करो चाहे कुछ करो। स्टेट रिसर्च फॉर नल हाइपोथेसिस HO एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है।
पहला आ गया स्टेट रिसर्च फॉर नल हाइपोथेसिस HO, और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA। सबसे पहले स्टेट करेंगे। सेकंड डाटा कलेक्ट करना है। सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, पहले तो हमने आइडिया को लिया, फिर हमने क्या किया, उस आइडिया के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, इसको लिखेंगे कलेक्ट डाटा इन अ वे डिजाइन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ओके, थर्ड पॉइंट, परफॉर्म एन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, स्टेट योर रिसर्च, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने सेकंड में क्या किया, कलेक्ट डाटा किया टू टेस्ट हाइपोथेसिस। थर्ड हमने क्या किया, परफॉर्म एन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, डिसाइड वेदर टू रिजेक्ट और फेल्स टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब ये सारा प्रोसीजर करने के बाद हमको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो फिफ्थ क्या है प्रोसीजर में, प्रेजेंट द रिजल्ट एंड डिस्कस सेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। हमने क्या किया, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया पर्पस क्या है, और फिर आपको प्रोसीजर बता दिया 5 पॉइंट का। ठीक है, और पॉइंट्स चाहिए तो अपना नेट पे सर्च कर लेना। टाइप 1 और टाइप 2 एरर मैं पिछले वाले पेपर में भी करवा चुका हूं, जून 24 में भी आया था, जून 25 में भी आया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 टेल 2 टेल अपनी जो 1.5 घंटे की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसके अंदर भी बताया हुआ है, इसमें भी बता देता हूँ, रफली सा आइडिया दे देता हूँ। मैक्सिमम वाला पॉइंट निकाल सकते हैं हम 1 टेल के अंदर एक ही डायरेक्शन, 2 टेल में बोथ डायरेक्शन। ठीक है, या तो मैक्सिमम ही निकलेगी वैल्यू या फिर मिनिमम ही निकलेगी, ये होता है 1 टेल। ठीक है, 2 टेल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये होता है 2 टेल। डिटेल में देखना है तो उस वीडियो में देख लेना, मैंने करवा रखा ऑलरेडी। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट खोल के उसके अंदर वीडियोज है, उनको जरूर देख लेना आप। लैंग्वेज प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी करवा रखी है आप लोगों को। इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, प्लस लैम्बडा कर देना है हमको सेट कंस्ट्रेंट करके। ये 10 पहले इक्वल में हमको 0 करनी है, ये वाली चीजें सारी क्या है उस साइड जाके माइनस में हो जाएंगी। उसके बाद प्लस लैम्बडा कर देना, वीडियो देख लेना, उसके अंदर करवा रखा है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 और 1/2 वाले पॉइंट हमको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको 0.0 और 0.1/2 इनको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन अगर हमारे पास 0 होता तो हम x की वैल्यू में क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते, जहां जहां x लिखा हुआ है, तो ये सारा क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, और f 1/2 में अगर करते तो हम 1/2 माइनस में 1, 1/2 माइनस में 2, इसको सोल्व कर लो। 1/2, 2 एलसीएम लो, 1 माइनस में 2, और फिर यहाँ पे 2 एलसीएम लो, 1 माइनस में 4। ठीक है, इसको सोल्व करो। 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो अपना आया 3/8। f 1/2 इक्वल किसके आ गया, 3/8 के। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर हमने पहले
0 पुट करके f0 निकाल लिया, और वैसे ही 1/2 पुट करके हमने 3/8 निकाल लिया। ओके, तो ये दोनों वैल्यू मैं अलग से लिख लेता हूँ। अब हमने f0 और f1/2 की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x² माइनस x, ठीक है, x माइनस में 2, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, x² को x से करेंगे x की क्यूब, फिर x² को 2 से करेंगे तो माइनस 2x², फिर x को x से करेंगे तो माइनस x², फिर x को 2 से करेंगे तो माइनस x को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2x इज इक्वल टू में 0। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई दोबारा कर लो, x² माइनस का 3x² x³ माइनस का 3x² प्लस में 2x इज इक्वल टू में 0। ये अपने पास क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x निकल गया। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 3 अपना आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, तो कितना हुआ 3x का 2, फिर ये आगे आया तो माइनस का 6x, 2 माइनस 1 ये कट गया, और x0 1 हो गया, प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू में 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। अब मैं इसको रब कर देता हूं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और डिफरेंशिएशन किया इसका। अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे, मीन वैल्यू थ्योरम का जो मेन फॉर्मूला है उस पे। फंक्शन ऑफ b माइनस में फंक्शन ऑफ a अपॉन में b माइनस में a। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ b कितना है, फंक्शन ऑफ 1/2, b क्या पॉइंट है अपने पास 1/2, माइनस में फंक्शन ऑफ a क्या अपने पास 0, अपॉन में 1/2 माइनस में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आई हुई है अपने पास 3/8। ठीक है, माइनस में क्या है 0 है, और यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस में 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये कट गया 2 से, 3/4 इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मेन क्या है, हमने अब तक क्या क्या किया है, सबसे पहले 0 की वैल्यू पुट करके ये लेके आए हम। ठीक है, ये वैल्यू लेके आए, फिर दोबारा 1/2 पुट करके ये लेके आए, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन करके हम ये लेके आए, और फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला हमने यूज किया मीन वैल्यू थ्योरम का ये किया, उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करके 3/4 हम लास्ट में ले आए। अब मेन क्या करना है हमको, जो ये वाली वैल्यू है और 3/4 है, इन दोनों को हमको इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं और इनको इक्वल पुट कर देते हैं। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई दोबारा कर लो, जो ये वाली वैल्यू है इसको इस साइड लाके माइनस में कर देना, 3x² माइनस में 6x प्लस में 2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू में 0। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, पहले एक मिनट इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3x² माइनस 6x प्लस में 4, 4 दूनी 8 माइनस में 3 5, 5/4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो ये वाला 4 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, और अंदर सबसे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x² माइनस में 24x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। ओके, 12x² माइनस 24x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। क्या किया अब तक, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 0 की वैल्यू पुट करी, 1/2 पुट किया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने फॉर्मूला यूज किया है FB माइनस FA अपॉन में B माइनस में A, जिससे हमको 3/4 मिला था। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई थी और जो 3/4 आया, इसको इक्वल में पुट करके हमने सॉल्व किया अभी तक। ठीक है, अब ये इक्वेशन आई है लास्ट में हमारे पास, इसको मैं ऊपर रख देता हूं दोबारा। एक फॉर्मूला है अपने पास b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो, b प्लस माइनस b है, b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व,
बी क्या है अपने पास 24 है, ए अपने पास 12 है और सी अपने पास 5 है। वैल्यू पुट कर दो, 24 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है अपने पास दोबारा 24 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, इसको सॉल्व करो। 24 प्लस माइनस 576 माइनस में 240 डिवाइड बाय 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 आ गया। इस 24 से ये 24 कैंसिल आउट होएगा तो 1 प्लस या माइनस और अंदर क्या आया 336। ठीक है, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया 1 प्लस माइनस रूट 336। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेक्शन ए के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, जबकि 2 करने थे, 3 मैं करवा चुका हूं। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। मेरी पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैं लीनियर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन और मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ये करवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है टेलर सीरीज का जो 2 फैक्टोरियल तक का फॉर्मूला है वो लीनियर के लिए यूज होता है। ठीक है, और टेलर सीरीज का ही 3 फैक्टोरियल तक का फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन तक के लिए यूज होता है। तो cos x का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कितना होता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये मैं उस वीडियो में करवा चुका हूँ। जो 1.5 घंटे की वीडियो उसको ध्यान से देख लेना। उससे पहले अलग से भी इसको करवा रखा है मैंने, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में देखना, लीनियर क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के नाम से मिल जाएगी आपको। ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंटीग्रल, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। 12.11.1 है अपना वॉल्यूम 1 जो इग्नो की बुक है, उसके अंदर 308 पेज है, शायद 308 या 309 है इंग्लिश की बुक। उसका पता है मेरे को, हिंदी का पता नहीं है। इंग्लिश की बुक के अंदर पेज नंबर 308 से 309, वहां पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं सिमिलर, वो एज इट इज ही आते हैं स्टेटमेंट के साथ। तो उनका रट्टा मारो चाहे कुछ करो, वो 3 के 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द 2 टपल्स द नॉर्म फॉर एच। ठीक है, नॉर्म निकालना है तो मैंने आपको बताया हुआ है नॉर्म कैसे निकालना है। 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, ये सारे पे क्या आएगा रूट आएगा। इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4, 4 1 5 9 14 16 30 और 4 34। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 34, रूट 34। ओके, ऐसे ही अब सेकंड वाले का निकालना है, y का निकालना है, तो वही 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, 9 1 10 19 4 23 और 9 32। इसका आंसर है रूट 32। ठीक है, ऐसे सोल्व करके हम क्या है नॉर्म ऑफ ईच निकाल लेंगे। फर्स्ट इसका जो ए पार्ट है वो हमने फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्व कर लिया। ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन दी टू। इसके अंदर हमको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसको इससे माइनस करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और आपस में प्लस कर देना है। कैसे, रूट लेना है दोबारा। ठीक है, 3 माइनस में 2 फिर इसका स्क्वायर फिर प्लस। ओके, ऐसे ही फिर ब्रैकेट -1 माइनस का साइन फिर ऊपर क्या है -1 उसका स्क्वायर। ओके, ऐसे ही फिर प्लस करो, माइनस का 3, ये मैं पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले से माइनस कर रहा हूं, साइन माइनस का फिर अंदर फिर -3 फिर उस सारे का स्क्वायर। ओके, तो इसको ऐसे करके सॉल्व करना है हमको, अपना डिस्टेंस निकल जाएगा सबको का माइनस, और उस माइनस करने के बाद स्क्वायर, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर क्या है, सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस का साइन लेना है। 3 × 2 प्लस में -1 मल्टीप्लाई -1
प्लस में -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस में ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आगे तक नहीं किया, वो आप कर लेना। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये वाले भी प्लस में हो जाएंगे, 14 और प्लस में हो जाएगा, आंसर अपना 30 आ जाएगा। ओके, तो नॉर्म ऑफ ईच बता दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन बता दिया, स्केलर बता दिया। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये पिछले उसमें भी था क्वेश्चन पेपर में, ये मैं करवा चुका हूं। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो बोर्ड पे चलते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले ये भी देख लो एक बार, क्वासी कॉन्केविटी इज वीकर कॉन्सेप्ट देन कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या चीज है? कॉन्केविटी, मान लो कोई टेस्ट चल रहा था, कोई टेस्ट कर रहा था बंदा, ठीक है, और वो टेस्ट आधे में ही कंप्लीट नहीं हुआ, वो मतलब इनकम्प्लीट छूट गया। वो टेस्ट क्या है? इनकम्प्लीट छूट गया, तो उसका नाम क्या दे दिया? क्वासी कॉन्केविटी। कंप्लीट को बोलते हैं कॉन्केविटी, और जो आधा रह गया उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्केविटी। यह अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, इसका नाम रख दिया क्वासी कॉन्केविटी। ऐसे ही कॉन्वेक्सिटी भी है, कंप्लीट कॉन्वेक्सिटी, और उसके अंदर छोटा भाग क्या है उसका? क्वासी कॉन्वेक्सिटी। तो इसका मतलब क्या है? क्वासी कॉन्वेक्टिविटी इज वीकर, डू यू थिंक? तो हाँ, वो वीकर है। ओके, तो अब हमको क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड करो। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हम जहां जहां एक्स है सिर्फ उसको फाइंड आउट करना है हमको, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब में वाई और जेड है। आगे ये 3 आगे आ जाएगा, माइनस का 3 एक्स, और ऊपर 3 - 1 2, प्लस में x0 1 हो गया, प्लस का 3z। ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया इसका। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में करो तो 2y0 1 2 आ गया, माइनस का ये 2 आगे आएगा तो -2y। ठीक है, अब z देखो कहां पे? यहाँ पे और लास्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, z0 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 3x, माइनस में 6 2 - 1 z। ठीक है, ओके, अब इसको 0 के इक्वल में पुट कर दो और सॉल्यूशन कर दो। इसको सोल्व करोगे तो अपना z आ जाएगा अपना x की स्क्वायर, z इक्वल में आ जाएगा x का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू में आ जाएगा अपना 1, और इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो अब z की वैल्यू अपने पास आ गई x स्क्वायर, और y की वैल्यू आ गई 1, इसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, एक बार x स्क्वायर लगा के देखो, और एक बार y तो है ही नहीं, x स्क्वायर की वैल्यू इसमें लगा के देखते हैं हम। 3x माइनस में 6z इज इक्वल टू में 0, 3x माइनस में 6 x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0, 3x माइनस 6x स्क्वायर। सोल्व करो इसको, जैसे 3x कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 बाय माइनस में 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 3x अगर ये इस साइड लेके जाता हूं मैं, इसको 0 के अपोन लेके जाता हूं तो ये 0, और इस 3 को भी 0 के अपोन में लेके जाता हूं तो 0, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आई? 0 आई, जब मैंने z की वैल्यू पुटअप करी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास x की क्या आई है? 0 आई है। ठीक है, अब सेम चीज इसी इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू में 2z आता है। ठीक है, तो z के अंदर अगर मैं यहां पे x2 लगाऊं, इसको मैं रब कर देता हूं, तो x इज इक्वल टू में 2z। ठीक है, और z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x/2। इस x/2 को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दूं तो क्या आएगा अपने पास? x/2 इज इक्वल टू में x स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में x 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1/2। इसका मतलब हम इनको आपस में सोल्व करते हैं तो हमारे पास x के 2 पॉइंट निकल के आते हैं, x इज इक्वल टू में 0 और x इज इक्वल टू में 1/2। ठीक है, इन सबको अब रब करके हेसियन फॉर्मूले का यूज करते हैं अब।
ओके, तो अब तक देखते हैं हमने क्या किया इसके अंदर। एफ एक्स वाई, इसका हमने पहले डेरिवेटिव किया एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये डेरिवेटिव किया। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारे पास जेड की वैल्यू आई x2। ठीक है, उसको हमने यूज करते हुए x0 और x इज इक्वल टू में 1/2 ये निकाल ली वैल्यू। अब क्या करना है, अब चलते हैं हम हेसियन मैट्रिक्स पे। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना होता है। ठीक है, अब एफ एक्स एस क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6x। ओके, ऐसे ही y के उसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 निगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे y इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे -2y है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, -2। एफ जेड जेड में जाएंगे, मतलब कि डबल डिफ्रेंसिएशन। पहला डिफ्रेंसिएशन ये हो चुका है, ये सेकंड डिफ्रेंसिएशन है। इसके अंदर z इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे z इंक्लूड है, z0 1 हो जाएगा तो -6। ओके, एफ एक्स एक्स निकल गया, एफ वाई वाई निकल गया, एफ जेड जेड निकल गया। अब हमको एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स या फिर एक्स जेड या जेड एक्स वाई जेड या जेड वाई ये निकालना है। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स जेड वाई जेड। ओके, तो इनको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मान लिया एफ एक्स वाई को निकालना है, तो एफ एक्स वाई ये है, एफ एक्स ये है, एफ वाई ये है। ठीक है, अगर हम एफ एक्स वाई को निकाल रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन होएगा हमारा वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसके अंदर वाई है नहीं अपने पास, नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी वो हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, तो इसका क्या आया, 0 आया। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो यहाँ पे वाई है ही नहीं अपने पास, इसलिए वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है, एफ एक्स जेड। एफ एक्स जेड डिफ्रेंसिएशन हमको दोबारा से करना है एक्स का, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो इसके अंदर अब जेड है अपने पास, जेड 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना आया अपने पास, 3 आ गया। ओके, अब चलते हैं तीसरे पे, एफ वाई जेड। ठीक है, फंक्शन वाई जेड, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, वाई जेड की बात हो रही है, वाई के अंदर जेड नहीं है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट निकाल लिए, इसको एज इट इज लिखना है। पहले हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, जेड की वैल्यू जो आई उसको हमने इन 3 इक्वेशन में पुट करके कैसे भी x को 0 और x को 1/2 ये 2 बनते हैं पॉइंट, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोबारा से डबल डिफ्रेंसिएशन किया इनका और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब चलते हैं हम हेसियन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होती है, इसको बनाना सिखा देता हूं मैं। एफ तो आएगा सबके अंदर, ओके। अब लिखना है एक्स वाई जेड सबके साथ में, एक्स वाई जेड सबके साथ में, एक्स वाई जेड सबके साथ में। ये आ गया हमारा कॉलम वाइज। अब बनाते हैं रो वाइज। ठीक है, ऐसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सिंपल। ओके, अब क्या करना है हमको, वैल्यू पुट करनी है इनकी। एफ एक्स एक्स कितना है अपने पास, -6x। ठीक है, एफ वाई वाई कितना है अपने पास, -2। एफ जेड जेड है अपने पास -6। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स वाई कितना है अपने पास, एफ एक्स वाई है अपने पास 0 और एफ वाई एक्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एफ एक्स जेड कितना है अपने पास 3, एफ एक्स जेड
3 और ऐसे ही एफ जेड एक्स भी क्या हो जाएगा 3। एफ वाई जेड अपने पास 0 है तो एफ जेड वाई भी क्या हो जाएगा 0। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। इसके बाद हमको सिंपल क्या करना है, जो -6x है, ये जो पहले वाला पॉइंट है, इस जगह पर हम एक बार तो 0 रख के देखेंगे वैल्यू को। ठीक है, 0 रखा, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद 1/2 रखेंगे यहाँ पे, फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक दूसरी बारी में हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इससे अपनी कैलकुलेशन होगी 6 ब्रैकेट में 1/2, उससे कैलकुलेशन होने के बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार मैं हिंट दे देता हूँ, कंप्लीट आप अपने आप कर लेना, कल एग्जाम है आप लोगों के। ओके, तो हमने क्या किया, -6x वाली जगह पर एक बार x की वैल्यू को 0 पुट किया और दूसरी बारी में x की वैल्यू को 1/2 पुट किया। इनको मान लो d1, d2 और d3। इसी बेस पे आप इनको सोल्व कर दो। जैसे कि इसको हम हाइड करेंगे तो 0 की वैल्यू -2 0 0 -6 में, फिर ये वाले 0 को हम हाइड करेंगे, इसके रो कॉलम को 0 0 3 -6 ये ब्रैकेट में, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में आपको करवाया था। इसको सोल्व करना, बस वही आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए हैं जून 2025 वाले पेपर पे। ठीक है, जून 2025 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो देख लेना, 6 ही वीडियो है इसके अलावा 6 वीडियो ही हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। उसके अंदर ये वाला अलग से दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना। ये तीनों मैं करवा चुका हूं। ये सेम क्वेश्चन दोनों पहले वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं, तो मैंने बताया था आपको आइगन वैल्यू सेम एज इट इज स्टेटमेंट थी, तो इनको देख लेना आप, ये भी मैंने करवा रखा है अपने वीडियो में। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक ये भी मैं करवा चुका हूँ, अप्रोक्सीमेशन, और ये पहले भी आया था, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, और इसकी अलग से वीडियो भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग डिजाइन, बायस सैंपल सर्वे। ये क्या है, ये उस टाइम पर आप लोगों को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब आपको अगर न्यूमेरिकल ना आया कोई भी तो। ठीक है, ये पास करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। एल हॉपिटल्स रूल में करवा चुका हूं आपको, इसके अंदर पहले लिमिट पुट करके देखो, 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो डिफरेंशिएशन करो, फिर से लिमिट 1 जो इसमें 1 दिया हुआ उसको पुट करो। ठीक है, और आपका आंसर निकल आएगा। प्रॉपर्टीज में इस वीडियो में ही करवा चुका हूं, ऊपर जाके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया है मैंने। ये वाला वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 12.11.1 पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के पेज नंबर 308 से 309 पे। ठीक है, बार बार आते हैं, तीनों पेपरों में है, अलग अलग इक्वेशन दी हुई है, इस बार भी आ सकता है तीनों में से कोई भी एक, तो इसको देख लेना आप। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।